हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का और फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एडिपोज टिश्यू से टारगेट सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक फैटी एसिड कैसे जाता है, किस पाथवे के थ्रू जाता है, जिसमें हमने कार्निटीन शटल पढ़ा था। कार्निटीन शटल के थ्रू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो कहां पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचता है। वहां तक हमने पढ़ा था। और आपको पता है कि जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन है या फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है वो कहां होना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होना होता है। तो हम अब देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिसके थ्रू आपका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में कार्निटीन शटल के थ्रू फैटी एसिड को कहां पहुंचा दिया था, हमने फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचाया था। किस फॉर्म में पहुंचाया था हमने उसको, एक्टिवेटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में। आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन हम इसे क्यों कहते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है तो आप इसे बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, हमने कोई भी आपने एक एग्जांपल ले लिया किसका, फैटी एसिड का, है ना। ये होता है आपका, आपने इसके साथ क्या, एस कोएंजाइम ए, क्योंकि आपने एसाइल ग्रुप जोड़ दिया इसके साथ में। और ये है आपका CH2 है ना। इस तरीके से एलिफेटिक चेन होती है, कितने भी कार्बन की, 16 कार्बन, 18 कार्बन, आपका 20 कार्बन, कितने भी कार्बन का फैटी एसिड हो सकता है ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है उसे आप क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और उससे नेक्स्ट क्या होता है, बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होना होता है, जो ऑक्सीडेशन होना होता है, वो कौन सी पोजीशन से होता है, बीटा पोजीशन से होता है। इसलिए आप इसको किस नाम से जानते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और एक और बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो कौन सी पोजीशन पे होंगी, अल्फा और बीटा पोजीशंस के बीच होंगी। तो आप ध्यान रखिए कहाँ होंगी, अल्फा और बीटा पोजीशंस पे होंगी जितनी भी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, और ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, बीटा पोजीशन पे, जिसकी वजह से आप इसे क्या कहते हैं, जिसकी वजह से आप इसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिनमें आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो जिसमें हमने फॉर एग्जांपल हमने ले लिया क्या, पामिटिक एसिड ले लिया। हमने क्या ले लिया, हमने सबसे पहले पामिटिक एसिड ले लिया, पामिटेट भी जिसे आप कहते हैं। सबसे पहले आपने ले लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम क्या, पामिटेट जो कितने कार्बन का होता है, 16 कार्बन का होता है। हमने 16 कार्बन का एक फैटी एसिड लिया है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से उस 16 कार्बन के फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा। किसमें होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन किसमें होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है। तो किस तरीके से ये आपका 16 कार्बन का पामिटेट का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए में होगा। किस तरीके से होगा ये बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, वो हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी फैटी एसिड आप लेते हैं, जैसे आपने क्या लिया, पामिटेट लिया, तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसका एक्टिवेशन। सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन कैसे होता है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, जो आपने पहले इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा है, कैसे होता है, पामिटेट के साथ आप क्या करवाएंगे, रिएक्शन, कोएंजाइम ए की रिएक्शन, असाइल ग्रुप जोड़ेंगे आप। और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो किस फॉर्म में देंगे आप, एटीपी के फॉर्म में देंगे। और आपको क्या मिलेगा, असाइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा आपका पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए, जिसे आप फैटी असाइल को एंजाइम में कहते हैं क्योंकि असाइल ग्रुप जुड़ जाता है। आप इसको क्या कहेंगे, आप पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए, और क्या रिलीज हो जाता है, AMP प्लस PPI। अगर यहाँ पे आप 2 ATP लिखते हैं तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 ADP प्लस PI। और यहाँ पे आपने ATP लिखा है, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुए हैं। इसका मतलब क्या है, आपका 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। और एंजाइम कौन सा काम करता है, यहाँ पे एंजाइम काम करता है आपका असाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज।
कौन काम करता है? असाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। अब ये जो आपका पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए है, ये क्या है? आपका एक्टिव फैटी एसिड है, जिसका ब्रेकडाउन कहां पे होगा? आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब इसको पहचानते हैं कौन से? आपके जो ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम्स हैं वो इस असाइल ग्रुप को पहचानते हैं, और जिसकी वजह से इस पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस सैचुरेटेड फैट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कहां पे? आपके माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ठीक है, अच्छा कैसे होता है ऑक्सीडेशन? अब हम उस पार्ट पे पहुंचते हैं। तो आपके पास क्या मिल गया है आपको? अब आपको मिल गया है क्या? आपका पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए। क्या मिल गया है आपका? पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए। इसके साथ आपकी 4 रिएक्शंस होती हैं। कौन सी 4 रिएक्शंस होती हैं? कौन सी 4 रिएक्शंस होती हैं? पाल्मिटॉइल को एंजाइम के साथ 4 रिएक्शंस होती हैं। 4 रिएक्शंस क्या होती हैं? फर्स्ट है आपकी डीहाइड्रोजिनेशन, या फिर आप इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन क्या है? हाइड्रेशन। दूसरी रिएक्शन क्या है? हाइड्रेशन। तीसरी रिएक्शन फिर से डीहाइड्रोजिनेशन, और फोर्थ रिएक्शन क्या है? थायोलिसिस। क्या है? थायोलिसिस। देखिए, आप इनको तो जानते हैं। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और थायोलिसिस का मतलब क्या है? थायो मीन्स थायोल ग्रुप। कौन सा? थायोल ग्रुप, यानी कि एसएच को एंजाइम ए, और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, मतलब जहां से ब्रेकडाउन हो रहा है। जैसे यहां से ब्रेकडाउन अगर हुआ है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? आपका को एंजाइम ए, थायोल ग्रुप जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इस पोजीशन से लिसिस हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? आपका थायोलिसिस। इस 4 स्टेप की रिएक्शन के बाद इस पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए से 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम ए सेपरेट हो जाता है। क्या सेपरेट हो जाता है? 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम में सेपरेट हो जाता है। ये कितने कार्बन का था? 16 कार्बन का। 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम ए सेपरेट हो गया, तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बचेगा यहाँ पे? आपका 14 कार्बन का। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बचेगा? 14 कार्बन का फैटी एसिड, जिसे आप क्या कहते हैं? मैरिस्टॉइल को एंजाइम ए। तो इन 4 स्टेप की रिएक्शंस के बाद, इन्हीं 4 स्टेप की रिएक्शंस को आप बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। इन 4 स्टेप की रिएक्शंस की वजह से जो आपका 16 कार्बन का पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए है, उससे 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम ए क्या हो जाता है? आपका सेपरेट हो जाता है, और 2 का सेपरेट हो गया तो कितने बचे? 14 कार्बन बचे, जो कहां लिख दिया आपने? यहाँ पे, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? मैरिस्टॉइल को एंजाइम ए के नाम से। फिर से ये बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे क्या होता है? रिपीट होता है। फिर से पाथवे रिपीट होता है। मैरिस्टाइल को एंजाइम ए यहाँ पे आ जाएगा, है ना? मैरिस्टाइल को एंजाइम ए यहाँ पे आ जाएगा। कितने कार्बन का है? 14 कार्बन का है ये। फिर से ये चारों रिएक्शन होंगी, और फिर से आपका क्या होगा? एक एसिटाइल को एंजाइम ए सेपरेट हो जाएगा 2 कार्बन का। अब कितने कार्बन का कंपाउंड बचेगा? 12 कार्बन का कंपाउंड बचेगा, जिसका नाम क्या होता है? लॉरॉइल को एंजाइम ए। इस तरीके से फिर से लॉरॉइल को एंजाइम ए यहाँ पे आ जाएगा। फिर से ये 4 रिएक्शन होंगी। एसिटाइल को एंजाइम ए अलग हो जाएगा 2 कार्बन का। फिर कितने कार्बन बचेंगे? 10। इस तरीके से इस एसिटाइल को एंजाइम ए का 7 साइकिल्स के बाद 8 एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। किसके थ्रू? बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। अब हम इन रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? रिएक्शंस। कौन सी? बीटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? 4 रिएक्शंस होती हैं बीटा ऑक्सीडेशन में। डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन और थायोलिसिस। ये 4 रिएक्शंस किस तरीके से 2 कार्बन के एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल को किसी भी फैटी एसिड से अलग करती हैं, वो देखते हैं।
तो हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए का, जो 16 कार्बन का फैटी एसिड है। पहले हम वो बना लेते हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं C+O कोएंजाइम ए, CH2 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 और ये आ गया। अब R लिख देते हैं, है ना, हम 16 कार्बन कहां तक बनाते रहेंगे, तो इसलिए हमने R लिख दिया। और ये क्या लिख दिया हमने, C16, ये बताने के लिए कि 16 कार्बन का कौन है, ये 16 कार्बन का ये पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए है, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेशन, या जिसे आप ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन, जिसे आप ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो कौन सी पोजीशन से होंगी, वो हमेशा होंगी कौन सी पोजीशन से, अल्फा और बीटा पोजीशन से। जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो इन्हीं दो पोजीशंस पे होंगी, ठीक है। तो बाकी चाहे कितने भी कार्बन का मॉलिक्यूल है पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो रिएक्शंस परफॉर्म करनी है बीटा ऑक्सीडेशन की, वो अल्फा और बीटा कार्बन पे ही करनी है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है इसकी, डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, कहां से निकलता है, इस पोजीशन से, और इस पोजीशन से आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो क्या बनेगा आपका, तो बनेगा आपका C+O कोएंजाइम ए। यहां पे आ जाएगा क्या आपका CH, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, है ना, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया अल्फा पोजीशन से, तो क्या बचेगा CH। फिर आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा वैलेंसी को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। यहां से H निकला तो क्या बचेगा, CH बचेगा, है ना, अल्फा और बीटा पोजीशन से, ठीक है। और बाकी आपका जैसा था एज इट इज वैसे ही, CH2 और आपका R, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी आपकी, यहां से क्या निकल गया, आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब हम आते हैं किस पे, सेकेंड रिएक्शन पे। सेकेंड रिएक्शन क्या है आपकी, सेकेंड रिएक्शन है आपकी हाइड्रेशन। क्या है आपकी सेकेंड रिएक्शन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल को जब ऐड करना होता है तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट किस फॉर्म में होता है, OH और H की फॉर्म में। तो वो वैसे ही जुड़ेगा, OH एक कार्बन पे जुड़ेगा और H एक कार्बन पे जुड़ेगा। किस कार्बन पे जुड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो किस कार्बन पे जुड़ता है आपका, आप इसको बनाइए, अल्फा और बीटा पे ही रिएक्शन होनी है। तो C+O कोएंजाइम ए, ठीक है। यहां पे आपका बीटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, OH। क्या जुड़ेगा बीटा पोजीशन पे, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ना है ना, तो बीटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा आपका, OH। क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ेगा बीटा पोजीशन पे, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा आपका H। तो अगर इस पे H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये CH2, और इस पे OH जुड़ेगा तो ये इस तरीके से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, ठीक है। अब आ जाइए आप आगे, ये हो गई आपकी रिएक्शन सेकेंड बीटा ऑक्सीडेशन की, ठीक है। थर्ड रिएक्शन क्या है आपकी, थर्ड रिएक्शन है वापस से डीहाइड्रोजिनेशन। क्या है, डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां से होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका होगा किससे, बीटा पोजीशन से। कहां से होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन से। ये कौन सी पोजीशन है, बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन से आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, हम इधर लिख देते हैं, क्या बचेगा आपका, जब यहां से रिमूवल हो जाएगा तो S कोएंजाइम ए, है ना, बीटा पोजीशन से हो रहा है। ये वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन पे आपका जैसे CH2 था वैसे ही रहेगा। बीटा पोजीशन से आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका C+O, और बाकी आपका कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसे था वैसे ही CH2 और यहाँ पे R लिख देते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका। अब बची है आपकी लास्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन क्या है, थायोलिसिस। क्या है लास्ट रिएक्शन आपकी, थायोलिसिस। थायोलिसिस में क्या होता है, थायोलिसिस में क्या होता है, थायोलिसिस में एडिशन होगा किसका, आपके
थायोल ग्रुप का, थायोल ग्रुप का, और ब्रेकडाउन होगा कहां से, आपकी ये बीटा पोजीशन है ना, यहाँ बीटा पोजीशन से ब्रेकडाउन होगा और कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, ये एस कोएंजाइम ए जुड़ेगा। तो आपने ब्रेक किया इसको तो यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ये थायोल ग्रुप जुड़ गया, जहां से ब्रेक हुआ वहां पे क्या जुड़ गया, आपका थायोल ग्रुप जुड़ गया, और बाकी चीजें जैसी थी एज इट इज वैसे ही, CH2 आपका R लिख देते हैं, ठीक है। और इधर से इधर वाला पोर्शन तो हमने क्या जोड़ दिया, एस कोएंजाइम ए जोड़ दिया बीटा के साथ में, और इधर आपका बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O एस कोएंजाइम ए। ये क्या बन गया आपका, ये 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम ए अलग हो गया। लास्ट रिएक्शन के बाद एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड अलग हो गया। इस 16 कार्बन के कंपाउंड से ये 4 रिएक्शन होने के बाद में ये 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम में अलग हो गया। तो ये कितने कार्बन का बचा, 14 कार्बन का बचा। कौन बचा, मैरिस्टॉइल को एंजाइम ए बचा, ठीक है भाई। ये 4 रिएक्शन के बाद 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम में सेपरेट हो गया और क्या बचा आपका, 14 कार्बन का मैरिस्टॉइल को एंजाइम ए बचा। अच्छा, 4 रिएक्शन कौन सी, डिहाइड्रोजनेशन, अल्फा बीटा पोजीशन से क्या निकल गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया। हाइड्रेशन, आपकी अल्फा और बीटा पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया, है ना, बीटा पोजीशन पे OH जुड़ गया और अल्फा पोजीशन पे H, फिर से डिहाइड्रोजनेशन, आपकी बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे बचे कीटोन ग्रुप। अब यहाँ पे आपने थायोलिसिस की, बीटा पोजीशन से इसको ब्रेक किया और जहां से ब्रेक किया वहां पे आपने क्या जोड़ दिया, एस को एंजाइम ए जोड़ दिया, और बाकी दूसरी तरफ क्या बच गया, एसिटाइल को एंजाइम ए बच गया। तो इस तरीके से आपकी ये 4 रिएक्शन की बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होने के बाद में 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। हर बार यही रिपीट होगा, मतलब जैसे 14 कार्बन का मैरिस्टॉइल को एंजाइम ए बचा है, अब इस पे रिएक्शंस परफॉर्म होंगी। अब ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया अब इसका बीटा कार्बन। ये मैरिस्टॉइल को एंजाइम ए है ना, तो ये इसका अल्फा हो गया, ये इसका बीटा हो गया। फिर से आपकी यही चारों रिएक्शंस परफॉर्म होंगी और आपका 2 कार्बन का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, 12 कार्बन का मॉलिक्यूल बचेगा, है ना। बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे फिर से होगा, 12 कार्बन का मॉलिक्यूल बचेगा, फिर से रिएक्शंस होंगी और 7 साइकिल्स के बाद आपका ये 16 कार्बन का पाल्मिटोइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी सिंपल सी बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब कंफ्यूजन है आपको किसका, कि एंजाइम्स कौन से काम करते हैं। तो एंजाइम्स लिखना बहुत इजी है, लेकिन उससे पहले हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पे भी डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, इन्हें आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो कहां कहां पे हो रही है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है और थर्ड रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो एक एनर्जी मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलता है FAD+ के रूप में, कन्वर्जन हो जाता है किसमें, FADH2 में, और एक आपको कहां पे मिलता है, थर्ड रिएक्शन में, जहां पे NAD+ का कन्वर्जन होता है किसमें, आपके NADH में। तो आपको एक बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल में 2 एनर्जी मॉलिक्यूल मिलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन पे FADH2 और थर्ड रिएक्शन पे आपका क्या मिलता है, NADH, ठीक है। और अब आपको पता है कि जहां पे भी डिहाइड्रोजनेशन होता है वहां पे आप एंजाइम कौन सा लगाते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां लगा दीजिए आप क्या, डिहाइड्रोजिनेज। यहां पे हाइड्रेशन हो रहा है तो क्या लगाएंगे आप, हाइड्रेटेज। यहां पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो क्या लगाएंगे आप, डिहाइड्रोजिनेज। यहां पे क्या हो रही है आपकी, थायोलिसिस हो रही है तो आप एंजाइम लगाएंगे क्या, थायोलेज। इस तरीके से आपके एंजाइम आप सिंपल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एंजाइम का पूरा नाम लगाना है तो आप जो भी सबस्ट्रेट है उसका पूरा नाम लिख सकते हो, है ना। जैसे आपको पहले इनके नाम पता होने चाहिए, तो इसका नाम क्या है, 3 नाम आपको याद रखने। इसका तो पता है आपको, पाल्मिटोइल को एंजाइम ए। आपका ये जो सेकेंड है इसको आप कहते हैं इनोइल को एंजाइम ए। क्या कहेंगे इसको, इनोइल को एंजाइम ए। क्या है ये आपका, ये है आपका इनोइल को एंजाइम ए। ये क्या है आपका, इनोइल भी आपका ट्रांस
इनॉइल को एंजाइम में ट्रांस क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बचता है ये आपका एक इधर होता है, एक इधर पोजीशन पे होता है, ये आपके ट्रांस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए आप इसको ट्रांस इनॉइल को एंजाइम ए लिखते हैं। ये क्या है, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को एंजाइम ए बोलते हैं आप इसको। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, ट्रांस इनॉइल को एंजाइम ए, सेकेंड क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को एंजाइम ए, थर्ड क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ गया तो ये हो गया आपका बीटा कीटो असाइल को एंजाइम ए, थर्ड क्या हो गया, बीटा कीटो असाइल को एंजाइम ए, और ये आपको पता ही है 14 कार्बन का है तो मेरिस्टाइल को एंजाइम ए। मतलब आपको बस 3 नाम याद रखने, इनॉइल को एंजाइम ए, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को एंजाइम ए क्योंकि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, बीटा कीटो असाइल क्योंकि बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया, आपका कीटोन ग्रुप आ गया। तो इसलिए आपके ये 3 नाम याद रखने हैं, और जब आप एंजाइम का पूरा नाम लिखना चाहें तो सिंपल, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनॉइल को एंजाइम ए हाइड्रेटेज, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, और इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे, इसको थायरोलेज ही रहने दे वैसे आप, वरना चाहें तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, आप असाइल एसिटाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज लिख सकते हैं आप इसको। तो आप इस तरीके से इनकी नेम याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल सा पाथवे है, 4 स्टेप का बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे है, और ये 4 स्टेप के पाथवे के थ्रू कितना ही बड़ा, मतलब कितने ही कार्बन का, 16 कार्बन का, 18 कार्बन का, 20 कार्बन के फैटी एसिड का क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आपने 16 कार्बन के पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए का ऑक्सीडेशन किया है, बीटा ऑक्सीडेशन किया है, तो इससे आपको कितनी एनर्जी मिली। तो अब हम किसकी बात करते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि हम पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए की कंप्लीट कंबशन से क्या एनर्जी मिलती है, एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। एनर्जी कैलकुलेशन तो हम देख लेते हैं आपने क्या दिया था और क्या आपको मिला। ठीक है, तो आपने क्या दिया था, आपने दिया था पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए, उसके साथ 7 साइकिल में इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो 7 साइकिल में आपको 7 को एंजाइम ए देने पड़े, 7 FAD प्लस देने पड़े, और आपको क्या देने पड़े, 7 NAD प्लस देने पड़े, और आपको क्या मिला, आपको मिले पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए का कन्वर्जन किस में हो गया, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए में, 7 साइकिल्स के बाद 7 बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल्स के बाद इस 16 कार्बन के पाल्मिटॉइल का कन्वर्जन किस में हो गया, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए में हो गया, 7 FADH2 मिले आपको, और आपको 7 NADH मिले। तो टोटल एनर्जी कितनी मिली वो आपको बतानी है। तो ये जो 8 एसिटाइल को एंजाइम ए है वो कहां जाएंगे, आपके क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में इसका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, और आपको किस फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, आपको मिलेगी किस फॉर्म में एनर्जी, आपको 1 एसिटाइल को एंजाइम ए जाएगा जब क्रेब्स साइकिल में, 1 एसिटाइल को एंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 3 NADH मिलेंगे, 1 FADH2 मिलेगा, और 1 GTP मिलेगा, 1 GTP मिलेगा। तो कितने हो गए टोटल आपके ATP के फॉर्म में, अगर आप देखें तो 3 × 2.5 इक्वल्स टू कितना हो गया, 7.5। FADH2 से कितने ATP मिलेंगे आपको, 1.5 ATP, और 1 GTP इक्विवेलेंट टू 1 ATP। तो 1 एसिटाइल को एंजाइम ए के सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने पे आपको कितने मिलते हैं, 10 ATP।
कितने मिलते हैं 10 ATP। और आपके जाने कितने हैं 8 एसिटाइल को एंजाइम ए जाने हैं, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए जाने हैं। तो आपको जब 1 से कितना मिल रहा है 10 ATP, तो 8 से कितने मिलेंगे 8 इंटू 10 यानी कि 80 ATP आपको यहां से मिल जाते हैं। किससे 8 एसिटाइल को एंजाइम ए के क्रैब साइकिल में जाने से। इसके अलावा 7FA DH2 का कन्वर्जन होगा किसमें आपके कितने एटीपी में होगा 10.5 एटीपी में, ठीक है। और आपके 7NADH का कन्वर्जन 7 इंटू 2.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17.5 ATP। टोटल ATP कितने हो गए आपके 5 और 5 10 की 0 8 और 7 15 और 1 16, ठीक है। और आपका क्या आया कितना हो गया, हाँ 16 हो गया, ठीक है। और आपके 16 80 और 10 कितने हो गए 90, 90 और 10 कितने हो गए 100, 100 और 7 कितने हो गए आपके 100 और 7 हो गए आपके कितने 100 और 7 आपके कितने हो गए 107 और ये 1 कितना हो गया 8, कितने हो गए टोटल 108 ATP। कितने हो गए आपके एक 16 कार्बन के फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से कंप्लीट कंबशन से आपको कितने मिले 108 ATP। लेकिन आपने 2 ATP खर्च किए थे एक्टिवेशन में, जब आपने एक्टिवेशन किया था उसमें आपने 2 ATP खर्च किए थे, तो आपको जो टोटल मिले वो कितने मिले 106 ATP, जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बर्न होने में जो एनर्जी आपको मिलती है 32 ATP की, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी है। तो इसलिए फैट से आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है किसके कंपैरिजन में, आपके शुगर के ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में फैट्स आपको ज्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा है क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देखा है हमने इसमें। और अभी आपका इसमें क्या बचा है थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, क्योंकि अभी तो आपने सिंपल जो आपके सिंगल बॉन्ड होता है जिनमें उनका ऑक्सीडेशन देखा है और उससे कितनी एनर्जी मिली है वो कैलकुलेट की है। ऐसे ही आप 16 कार्बन का 18 कार्बन का 20 कार्बन के फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं ये 4 स्टेप को फॉलो करके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।